welcome to today's lecture. Again, like I told you कि हमारा सेमेस्टर है वो श्रिंक हो गया है, जिसकी वजह से हमें कुछ लेक्चर जो हैं वो कंडेंस करने पड़े हैं। 2 लेक्चर्स एक लेक्चर में जो है ना हमें कंडेंस करने पड़े हैं। तो आज का लेक्चर भी जो है वो इट्स क्वाइट कंडेंस्ड, सो we'll move forward. So you guys can see the slides, right? Guys, you can see the slides. Guys, are you present? Yes, sir. Okay, you can see the slides. जी लियाकत, No, sir. Yes, sir. I'm showing. okay, alright, now move forward. लियाकत, आपका कोई क्वेश्चन है? I guess not. Okay, so today's lecture is about compressors and compressed air equipments. हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारा काम जो है वो compressed air equipment पे ही चलता है, स्पेशली जो कुछ हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स जो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होते हैं, और काफ़ी हमारे जो मशीन टूल्स हैं, जो हैंड हेल्ड टूल्स होते हैं, वो सब के सब जो है वो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होते हैं, विच एक्चुअली मीन्स के दे आर ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर। तो कंप्रेस्ड एयर का जो रिजर्वायर है वो और उसको एयर का प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए भी ऑलवेज यूज़ कंप्रेसर्स। तो आज के लेक्चर में हम ये इनका ओवरव्यू करेंगे। So, सबसे पहले तो compressors, what exactly are compressors? So they are mechanical devices that compresses gases, or in other words, they're mechanical devices that increase the pressure of a gas. It's widely used in industries and has various applications. अब ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है लैब में, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें भी मैंने आपसे पूछा ये ठीक है। तो मेजर डिफरेंस जो है वो कि कंप्रेसर्स बेसिकली हैंडल्स द गैसेस एंड पंप्स हैंडल्स द लिक्विड्स। अब इसमें एक जो एलिमेंट्री डिफरेंस है, अगर आप स्टेट ऑफ मैटर की तरफ जाएं तो पंप में आप सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करते हैं, उसका प्रेशर हेड इंक्रीज करते हैं, और चूंकि लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, उनकी डेंसिटी चेंज नहीं होती, उनका वॉल्यूम या स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, सिर्फ उनका प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन कंप्रेसर की जब बात करते हैं, एज द नेम इम्प्लाइज के जो गैसेस हैं हम उनको कंप्रेस कर देते हैं, बिकॉज तो ना सिर्फ उनका प्रेशर इंक्रीज होता है बल्कि उनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, वॉल्यूम पर यूनिट मास वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। Like I just explained, all gases are compressible, so the compressor also reduces the volume of the gas, ठीक है, and the liquids are ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। बहुत थोड़े से लिक्विड्स होते हैं जिनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, और वो भी जो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द गैसेस, ठीक है। एप्लीकेशन में जब हम आते हैं तो कंप्रेसर्स में जो हमारी जो एवरीडे जो यूजेस हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है एयर कंडीशनर, ठीक है। एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेशन जो यूनिट्स होते हैं, होम एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन, उन सब में कंप्रेसर यूज़ करते हैं, नॉट द पंप, कंप्रेसर यूज करते हैं।
ठीक है। अब ये आई थिंक ये आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, RSC इज कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, बट वी यूज कंप्रेसर्स इन देम। हाइड्रोलिक कंप्रेसर्स जो कि हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोलिक में डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि कोई इसमें कोई लिक्विड है या ऑयल है जिसके जरिए से हाइड्रोलिक मशीनरी हम ऑपरेट कर रहे हैं। इट कुड बी न्यूमेटिकली ऑपरेटेड, ठीक है। तो जो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड सो वी नीड अ कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर्स फॉर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे आपके न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आप उसको compressed air पे ऑपरेट करना होता है, तो you need a compressor to have a compressed air supply। ठीक है। सैंकी डायग्राम है compressed air systems के लिए। Now this is very important to understand कि out of the total electricity consumption, only a small amount of energy is actually transferred into the compressed air। उसकी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, उसका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए बहुत थोड़ी एनर्जी जो है वो उसमें कन्वर्ट होती है। एंड द मेजर पोर्शन एक्चुअली गोज एज द हीट लॉस। आपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें एक्सपेरिमेंट्स में अगर आप देखें दोबारा जाके लैब के जो रीडिंग्स है उसमें देखें कि जो T1 और T2 के दरमियान जो डिफरेंस था वो सिग्निफिकेंट था। तो एक तो उसमें वो जो टेम्परेचर इंक्रीज था वो सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज होता है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इसके साथ वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा सा वो टेम्परेचर भी सिस्टम में जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, बिकॉज द compressed air after the compressor is at a higher temperature देन द सराउंडिंग, तो वो वहाँ से हीट लॉस बहुत ज़्यादा होती है। फिर हाँ समटाइम्स हम इंटरकूलर यूज़ करते हैं, इंटरकूलर इज़ बेसिकली अ हीट लॉस, ठीक है। उसका हमें फाइनली इसकी जो एफिशिएंसी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है, बट एक्चुअली वो जो हीट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो इज जो है दैट इज़ एक्चुअली लॉस्ट टू द सराउंडिंग। और क्योंकि कंप्रेसर में आपका जो मूविंग है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स में बहुत ज़्यादा वो एयर टाइट होता है सिलेंडर आपका, और उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट is lost to the surrounding, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप कुछ उसमें जो यूज़ कर सकते हैं, जो एनर्जी है, जो एनर्जी सेविंग मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हैं अदर देन एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाता है, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह compressors और compressed air systems में we have some of those energy conservation और energy saving opportunities, जिसको हम सेव करके, जिसको यूज़ करके हम अप टू 30% ऑफ एनर्जी जो है वो सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल में हम लेक्चर के एंड में जाएंगे। So various types of compressors. That is very important to understand what are the different types of compressors. So there are two main classifications. One is positive displacement and the other is dynamic compressor. ठीक है। डायनामिक कंप्रेसर्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बट अगेन देयर आर टू मेन टाइप्स फॉर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दैट इज रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब आगे इसकी जो है ना ये बहुत सारी सब टाइप खुद से जो है ना वो इनको सर्च आउट करना पड़ेगा और इनकी डायग्राम्स और इनकी वर्किंग जो है वो समझना पड़ेगी। लेकिन इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो उन सब में सेम होता है, दैट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम डायनामिक और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। क्या होता है डायनामिक कंप्रेसर इज बेसिकली, इनमें बेसिकली एक कंटिन्यूस फ्लो होता है वर्किंग फ्लूइड का। इट्स आल्सो वी कैन कॉल देम कंटिन्यूस फ्लो कंप्रेसर्स एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय रोटेटिंग इन पैरेलल टू ऐड वेलोसिटी, ठीक है। एक मूविंग स्ट्रीम है, हम जस्ट उसको वेलोसिटी ऐड करते हैं और ये काम हो जाता है।
It's widely used in chemical and petroleum refinery. इसके further 2 types हैं, like I just told you. इसमें ये चीज़ जो है ना आपको याद रखें कि typically जो dynamic compressors होते हैं, they do not give a very high pressure ratio. Rather, they are used for a medium pressure increase, and they are actually used for a high flow rate. ज़्यादा फ्लो रेट आपको चाहिए हो और जो प्रेशर रेशियो है वो बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, तो आप टिपिकली डायनामिक कंप्रेसर्स यूज़ कर लेते हैं। देन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स, तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास जो है ना वो अवेलेबल है, आप इनके पॉइंट्स को देख लीजिएगा, बाद में आपको हैंड आउट मिल जाते हैं। तो इट्स नॉट सम वेरी बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे आप इनकी जो ये पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा। इस लेक्चर बहुत लंबा तो इसलिए कुछ चीज़ें मैं इसमें स्पेसिफिक करूँगा, वो आप सबसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, इसका जो आउटफ्लो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो ये मैंने जो अभी ड्रॉ किया एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन जो आपका जो कंप्रेस्ड एयर का जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में यानी रेडियल डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड। दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और एक्सियल कंप्रेसर में ये जस्ट ये आपके पास एग्जाम्पल है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कंप्रेसर का, और जो गैसेस हैं इन दोनों फ्लो भी उसी डायरेक्शन में होती हैं। एक साइड से बेसिकली आपके पास एयर आ रही होती है, तो एफिशिएंसी भी इसमें ज़्यादा के इसमें बहुत ज़्यादा आप फ्रिक्शंस नहीं होते, बिकॉज कोई आप एयर का जो मास है ना उसको ट्रैप नहीं करते। नो इंटरनेट आ गया। तो गाइस इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू आया था, आई थिंक वापस कनेक्ट हो गए। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, सो ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स का मैं बता रहा था आपको। तो अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ हम जो डायनामिक कंप्रेसर्स में यूज़ करते हैं, बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेजेस रखते हैं हम इसमें। चूँकि मैं आपको बताया कि टिपिकली इसका जो प्रेशर रेशियो है वो इतने ज़्यादा नहीं होता। तो इफ़ वी वांट large mass flow rate and a larger pressure ratio, then we need to do a multi-stage compression, ठीक है। तो अब इसमें several rows of airfoils हम इंस्टॉल कर देते हैं, for particularly in the axial flow compressor, to achieve large pressure rises or large pressure ratio, and it ultimately make it complex and expensive। ये जो पर्टिकुलर आपके पास एग्जांपल जो यहाँ पे इस फिगर में नजर आ रही है आपको, ये पर्टिकुलरली, और जो आपके जो टर्बोफैन इंजन होते हैं जो एरोप्लेन्स में लगे होते हैं, जो कमर्शियल जो आपके बोइंग जो एयरलाइनर्स हैं उनमें ये जो हाई प्रेशर पे हाई फ्लो रेट चाहिए होता है, इसलिए टिपिकली वी यूज अ सिमिलर सेटअप ऑफ कंप्रेसर इन दीज एप्लीकेशंस, ठीक है। आप इसमें बहुत सारी जो है ना अलाइड मटेरियल अवेलेबल है, आपको इसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी अवेलेबल है, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इनको देख सकते हैं, टू एक्चुअली लुक एट द डिज़ाइन, एट द कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन ऑफ दीज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर्स। ठीक है, मल्टी स्टेज कंप्रेसर की बात मैंने आपको बता दी है कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज करते हैं। इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा
रेशियो को बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज कर देते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। अगर आप जब भी कोई कभी फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मूवेबल ऑब्जेक्ट है जहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हो, वहाँ का प्रेशर इंक्रीज करने के साथ टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं और वॉल्यूम को एट सेम टाइम इंक्रीज कर सकते हैं, बट दैट्स एक्चुअली इन रियलिटी नॉट पॉसिबल बिकॉज वो वॉल्यूम इंक्रीज इतना ज़्यादा इतना फास्ट होना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज को काउंटर कर सके, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम उसको वॉल्यूम को इंक्रीज करवाते जाएं, तो अल्टीमेटली जो भी एप्लीकेशन है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जहाँ पे हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जो है वो हमेशा इंक्रीज करता है बिकॉज वॉल्यूम कैन नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट। ठीक है, दिस लीड्स इनटू द लिमिट फॉर उसकी वर्किंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एंड अगेन गोइंग बैक टू व्हाट वी ऑब्जर्व इन द लैब, अगर आप देखें, अगर आपने सबमिट करवा दिया, बट आई डोंट नो आपने वो ध्यान से किया या नहीं किया। अगर आपने इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखा हो तो यू शुड रिमेंबर कि जब हम इंटरकूलर यूज़ करते हैं और 2 स्टेजेस के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो हमारी जो फाइनल टेम्परेचर जो है ना वो एक खास लिमिट से ऊपर नहीं जाती। अब इसमें डिस्चार्ज टेम्परेचर शैल नॉट एक्सीड 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए एक डाटा है जो मैं आपके लिए यहाँ पर दिया है ताकि एक पर्टिकुलर एग्जांपल को आप देख सकें कि एक इन दिस पर्टिकुलर केस द टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 150 डिग्री सी। ठीक है, एंड फॉर हाइड्रोजन विच सर्विसेज 135 डिग्री पर वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन इज फ्लेमेबल गैस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देर आर चांसेस के और जो हाइड्रोजन बर्निंग और हाइड्रोजन के जो कंबस्शन है वो बहुत एक्सप्लोसिव होती है। ठीक, अब मल्टी स्टेज हम कंप्रेसर हम यूज करते हैं और मल्टी स्टेज इंटरकूल जो है वो यूज कर लेते हैं जो रिमूव हीट गैस को कंप्रेस टू हायर प्रेशर। इंटरकूलर हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज में, कंप्रेसर इज जरूरी है बिकॉज़ वी नीड टू इंक्रीज द pressure and to increase the efficiency and to enable the maximum CO हमारे पास कोई जगह नहीं होती। इन दैट केस इफ यू लुक क्लोजली इनटू सम मोर सोफिस्टिकेटेड डायग्राम्स, अगर आप उसको या तो वैसे सर्च कर लें या उसको, हमारे पास इसकी जो बॉडी है, जो हाउसिंग है, हाउसिंग के साइड पे यहाँ पे हमारे पास लिक्विड फ्लो होता है या फिर गैस फ्लो होता है जो कि एक्चुअली कूलिंग का काम उसको कूल डाउन करता है, एंड दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड एज एन इंटरकूलर, not exactly as the same design as the intercooler shown here or the intercooler that we have used in our lab during the experiment, but we इसके जो attributes हैं that are very much similar to the intercooler। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट is we trap a fixed amount of air and then force the trapped volume to transfer। अब उसमें
मेरा सारा नेट चला गया। जी हीरो आप सही कह रहे हैं। यार केएस के नेट लगा है ऐसा कि नेट 80 MB स्पीड आती है। स्पीड हुई पई कल मैं गया सी स्पीड नेट आ रहा उत्थे। Guys, you can hear. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। Guys, अब आ रही है? अब आनी चाहिए यार, अब तक यस सही है सर। ये। एक मिनट होते हैं। Sorry. Okay, so back to the lecture. तो मैं आपकी आवाज आ रही बता रहा था आपको कि सर आपकी समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। larger volume is actually trapped and its compression is much smaller volume, as you can see here. सर आपकी आवाज नहीं आ रही जो है सर। ना आपका यार सर को टेक्स्ट करके बता दो जुनेद भाई।